हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के अभ्यास प्रश्न। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस टाइप के जो है प्रश्न अगर आएंगे तो 100% आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है दिया गया है कि नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। और यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है कि 2PbO यानी लेड ऑक्साइड और प्लस कार्बन, सी का मतलब कार्बन, गिव राइज टू 2Pb और प्लस CO2 यानी लेड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि जो सीसा है वो अपचयित हो रहा है और कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। तो चलिए अपचयन और उपचयन देख लेते हैं कि अपचयन और उपचयन अपक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में देखेंगे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है, ऑक्सीजन अगर बाहर निकल जाता है उससे, यहाँ पे देखेंगे जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, देखिए दूसरे के साथ जाके जुड़ जा रहा है, तो इसलिए इसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे सीसा यानी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है अलग हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है, तो इसलिए ये अपचयन अपक्रिया है। लेड एक अपचयन यानी सीसा जो है अपचयित हो रहा है, ये सत्य है। और दूसरा जो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, ये असत्य है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जबकि यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं होगा, कार्बन उपचयित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि उपचयन अपक्रिया क्या है। यहाँ पे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो ये कार्बन उपचयित हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इस तरफ देखेंगे कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये असत्य है, दूसरा वाला असत्य। तीसरा देखेंगे कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन अपक्रिया हो रही है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। उसके बाद देखते हैं डी, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड इस तरफ है, सॉरी यहाँ पे इस तरफ है, लेड ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यानी लेड से यानी शीशे से जो है अलग हो रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लेड यानी सीसा अपचयित हो रहा है, ना कि ये लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि ये पहला जो है दिया गया है कि ए और बी सही है, असत्य है। उसके बाद ए और सी या ए बी एवं सी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये पहला सत्य है और ये सी वाला सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 100% कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि आयरन ऑक्साइड और प्लस एल्युमिनियम गिव राइज टू एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस आयरन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आयरन है इसका आयरन को हटा के एल्युमिनियम जो है उसकी जगह ले रहा है, तो यानी इसको विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी? विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया होती है ऐसी अपक्रिया जिसमें जो है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि कोई एक अकेला व्यक्ति है और जो कि बहुत ताकतवर है, और यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो उसका मुखिया है। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसका एक मुखिया है, तो ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो ये इसका स्थान ले लेगा आके और इसको हटा दिया जाएगा, इसको विस्थापित कर दिया जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा जो मुखिया रहेगा, और इससे ज़्यादा ताकतवर मुखिया यहाँ पे आके इसको हटा देता है। तो इसमें भी वही किया गया है कि आयरन ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है, अब इन दोनों की क्रिया कराई गई तो आयरन कमज़ोर पड़ गया, इसलिए इसको हटा दिया गया। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, आयरन को
अलग कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे जो है विस्थापन अपक्रिया होगी। तो विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी है, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर, ये इसका दूसरा उदाहरण है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाना है। अब इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे लौह चूर्ण का मतलब होता है यहाँ पे लोहा यानी आयरन को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, और तनु हाइड्रोक्लोरिक है तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लेते हैं। आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाते हैं तो आयरन क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है जब इन दोनों को मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो यानी पहला ही ऑप्शन सही है, उसके बाद ये सभी जो है गलत हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम कह दें कि अगर हम शरबत घोल रहे हैं तो 1 किलोग्राम चीनी ले लें, यहाँ पे 1 केजी जो है चीनी और 1 लीटर जो है पानी। तो यहाँ पे शरबत जो है 2 लीटर बनना चाहिए। कितने लीटर होगा? 2 लीटर। अगर ये इस तरफ अभिकारक और इस तरफ उत्पाद जो है आपस में बराबर हैं तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसके बाद दिया गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या आपस में बराबर होती है। कह रहा है कि जितने हम इस तरफ रहेंगे उतने ही उस तरफ, यानी अगर हम 1 किलोग्राम और 1 लीटर चीनी जो है घोलते हैं तो 2 लीटर ही बनना चाहिए, यही, और कहीं नष्ट तो हो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपस में ये बराबर होने चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसी नियम के कारण जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।